कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़ियों, वर्ष 2027 दस्तक दे रहा है और 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और विधानसभा के चुनावों में जो सरगर्मी होती है वो एक साल पहले से शुरू हो जाती है। 2027 आमने सामने की जो लड़ाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगी। और 2027 के चुनाव में हमारे बागेश्वर जनपद की कपकोट विधानसभा का रूप स्वरूप क्या होगा और इस पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। हम कपकोट विधानसभा का इतिहास उठाते हैं तो निश्चित रूप से राज्य बनने के बाद का ही इतिहास उठाते हैं। राज्य बनने के बाद जो पहला चुनाव उत्तराखंड में हुआ था वो हुआ था 2002 में। और 2002 में कपकोट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए थे भगत सिंह कोश्यारी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे थे। और कांग्रेस की ओर से एडवोकेट चामू सिंह गस्याल को मैदान में उतारा गया था। चामू सिंह गस्याल और कोश्यारी जी के बीच में द्वंद्व हुआ ही नहीं, एक तरफा चुनाव था। और पहले दिन से ही हम लोग मान रहे थे कि भगत सिंह कोश्यारी चुनाव जीतते जाएंगे और बहुत बड़े अंतर से भगत सिंह कोश्यारी चुनाव जीत गए। 2002 के बाद दूसरा चुनाव था 2007। 2007 के चुनाव में कपकोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फिर से भगत सिंह कोश्यारी मैदान में उतरे और कांग्रेस की ओर से इस बार प्रताप सिंह कठायत, जो कर्मी क्षेत्र से आते हैं, को टिकट दिया गया। और इन दोनों चेहरों में भी पहले दिन से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि भगत सिंह कोश्यारी 10-12 हजार वोट से जीत जाएंगे और हुआ भी वही। 2007 में चुनाव के ठीक एक साल के बाद भगत सिंह कोश्यारी को राज्यसभा में भेज दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी जब राज्यसभा में गए तो कपकोट की सीट खाली होनी थी और यहां मध्य अवधि चुनाव होना ही होना था। मध्य अवधि चुनाव में भी कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह कठायत को ही टिकट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा के युवा नेता और पुराने छात्र नेता शेर सिंह गड़िया जी को टिकट दिया गया और शेर सिंह गड़िया अच्छे मतों से जीत भी गए। मध्यावधि चुनाव के बाद जो तीसरा चुनाव हुआ वो था 2012 का चुनाव। 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शेर सिंह गड़िया को टिकट नहीं दिया बल्कि बलवंत सिंह भौजलाल जी को टिकट दिया गया। इधर कांग्रेस ने ललित फरसाण पर दांव खेला। ये एक ऐसी राजनीतिक अवस्था थी जिसमें थोड़ा सा तल्ला दानपुर, मल्ला दानपुर, बिजला दानपुर क्षेत्र में आक्रोश आना ही आना था। इधर बलवंत सिंह भौजलाल के खिलाफ ललित फरसाण चुनाव मैदान में थे और उस चुनाव में ललित फरसाण बलवंत सिंह भौजलाल से चुनाव जीत गए। समीक्षक जानते हैं कि ललित फरसाण की जीत के पीछे जो मुख्य कारण था वो दो थे। एक, शेर सिंह गड़िया को टिकट न मिलने पर तल्ला मल्ला बिस्ला दानपुर का वोटर भाजपा से थोड़ा सा नाराज था। दूसरा एक बड़ा कारण और था, क्योंकि यह सीट भगत सिंह कोश्यारी जी को रास आती है और भगत सिंह कोश्यारी जी भी इस बात को जानते थे कि राज्यसभा के बाद फिर वे उत्तराखंड में आएंगे और मुख्यमंत्री के पद पर उनकी नजर आज भी है और तब भी थी। और वे जानते थे कि अगर मेरे को दोबारा उत्तराखंड में कभी मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक ही सीट है जहां से मैं जीत सकता हूं और वो सीट हो सकती है कपकोट। इसलिए भगत सिंह कोश्यारी भी चाहते थे कि कपकोट को कोई हल्का फुल्का जीत के ले जाए। भगत सिंह कोश्यारी मतलब होता है भगतदा और हरीश रावत का मतलब होता है हरदा। भगतदा और हरदा के बीच में जो रिश्ते हैं उसके बारे में सबको पता है। अब दो नेताओं के खासम खास चुनाव मैदान में थे। हरीश रावत के खासम खास कपकोट से चुनाव मैदान में थे, उस कपकोट से जिसमें वर्चस्व भगत सिंह कोश्यारी का होता ही होता है। और उधर तराई में भगत सिंह कोश्यारी के खासम खास पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान में थे। भगतदा हरदा के बीच की सेटिंग तो
बहुत विचित्र और गजब की होती है, सबको मालूम है। और इधर भगत सिंह कोश्यारी जी को बलवंत सिंह भौर्याल भागते नहीं है, ये खुला सच है। परिणाम चुनाव का सामने आया और ललित फर्सवाण ने चुनाव जीता। 2017 कपकोट में कांग्रेस की ओर से ललित फर्सवाण को टिकट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर बलवंत सिंह भौर्याल को मैदान में उतारा गया। इस बार बलवंत सिंह भौर्याल ने पुरानी हार का बदला लिया और बड़े अंतर के साथ पुरानी हार का बदला लिया। 2022 में कांग्रेस ने फिर से ललित फर्सवाण को ही टिकट दिया। ललित फर्सवाण के खिलाफ भाजपा ने एक नौजवान सुरेश गड़िया को टिकट दिया और सुरेश गड़िया ने एक बड़े अंतर से ललित फर्सवाण को चुनाव हराया और आज की तारीख में विधायक है। अब 2027 भाजपा किसको टिकट देगी और कांग्रेस का दावेदार कौन होगा, इस पर चर्चा, मंथन, गहन विमर्श बहुत तेजी से हो रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो बहुत बड़ा नुकसान है बागेश्वर जनपद की बागेश्वर और कपकोट विधानसभा में हुआ, वो नुकसान पहुंचाया था आम आदमी पार्टी ने। 2022 के समीकरण में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। इसलिए यदि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी भी गलती करती है टिकट वितरण में तो वो सीट गंवा सकते हैं। इस बात को भाजपा भी जानती है। सुरेश गड़िया वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन उनके संग राजनीतिक विकास की या जो आर्थिक विकास होता है या जो विकास जिसको हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा से जोड़ते हैं, उसकी कोई उपलब्धि जुड़ी हुई दिखाई नहीं देती है। सड़कों की हालत बहुत खराब है, स्कूलों की हालत बहुत खराब है, चिकित्सालयों की हालत बहुत खराब है। इस बात को सुरेश गड़िया भी समझते और जानते ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी या की सरकार जो है अभी देहरादून में, वो भी जानती समझती होगी। तो एंटी इनकम्बेंसी में जो चीजें कचोटती हैं वो यही कचोटती है कि हम विकास के क्षेत्र में कोई उपलब्धि है या नहीं। उस स्थिति में पीछे से उठता हुआ कोई नाम है तो भूपेश उपाध्याय तेजी से उठ रहे हैं। भूपेश उपाध्याय अकेला नाम नहीं है, भूपेश उपाध्याय के पीछे और भी नाम है भारतीय जनता पार्टी में, स्वयं बलवंत सिंह भौर्याल भी। लेकिन इधर बलवंत सिंह भौर्याल जी को जब हम तलाशते हैं, टटोलते हैं, तो जनता के बीच में आना जाना तो उन्होंने बनाया है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनके हाथ में ताकत है उनसे बलवंत सिंह भौर्याल नजदीकी नहीं बना पा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा सच है। यदि भारतीय जनता पार्टी कपकोट जैसी सीटों पर जहां गहमा गहमी होगी किसी महिला का वंदन करती है तो निश्चित रूप से जो नाम जो होगा वो श्रीमती नीमा गड़िया का नाम होगा। श्रीमती नीमा गड़िया का नाम क्यों होगा? तो श्रीमती नीमा गड़िया अभी जिला पंचायत की सदस्य हैं, पूर्व में भी जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं और उससे बड़ी बात उनके नाम के पीछे गड़िया लगा है, बिस्ला दानपुर लगा है और नीमा गड़िया का जो मायका है वह पुंगर घाटी में दुगनाकुरी क्षेत्र के उस गांव में है जो गांव कमसार से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के बाद श्रीमती नीमा गड़िया का नाम शायद सबसे ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दगड़ियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैंने आपके सामने रखी और भारतीय जनता पार्टी के इतर कांग्रेस में अभी दो नाम आमने सामने हैं। पहला नाम ललित फर्सवाण के रूप में मौजूद है जो लगातार पिछले 2 चुनाव हारे हैं और काफी अंतरों से हारे हैं, और दूसरा नाम सामने है, हरीश सेठानी का नाम है। हरीश सेठानी पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद जिला पंचायत में दोबारा सदस्य हुए भी रहे और उन्हीं के बगल की जो सीट थी उसमें उनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य रही है। यानी कि चुनावी जो राजनीति होती है उस पर हरीश सेठानी अपना एक ठीक ठाक मैकेनिज्म रखते हैं। हरीश सेठानी और ललित फर्सवाण दो नाम अभी
कांग्रेस में आमने सामने हैं, लेकिन यहीं पर नाम समाप्त नहीं हो जाते। यदि बहुत ज्यादा द्वंद्व होता है, रस्साकसी होती है, उस स्थिति में ललित फरसान से पूछा जाता है कि ठीक है, आप बताइए कि आपकी पसंद का तीसरा नाम कौन सा हो सकता है। उस स्थिति में ललित फरसान के पास जो सबसे महत्वपूर्ण नाम होगा वो गोपा थपोला का होगा। गोपा थपोला 2 बार लगातार जिला पंचायत की सदस्य रही हैं और उसके अलावा बागेश्वर में ब्लॉक प्रमुख का पद भी वे संभाल चुकी हैं, शिक्षित है। और गोपा थपोला की बड़ी विशेषता यह है कि उनका मायका अगर कानपुर है तो ससुराल कमचार बनती है। यदि हरीश ऐठानी से पूछा गया कि अब आप बताइए कि आपकी चाहत या आपका पसंदीदा नाम कौन है जिस पर दांव लगाया जा सकता है, तो वे सीधे सीधे गोविंद बिष्ट, जो पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, का नाम ही सुझाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिष्ट, गोविंद बिष्ट तल्ला दानपुर से हैं और यहां भी जाते हैं, अपनी मुस्कुराहट से अपनी एक पहचान वहां बिखेर कर आ जाते हैं। ये स्थिति है कांग्रेस की। मैंने आपसे कहा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा हाथ आम आदमी पार्टी का था, जो करीब 4000 वोट अपने दम पर ले आई थी। इधर भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही थी कि इस बार आम आदमी पार्टी से वो लाभ उत्तराखंड में भाजपा को नहीं होना है जो पूर्व के चुनावों में हुआ था। उस स्थिति में अगर 2-2.5 साल से स्वाभिमान मोर्चे के नाम से एक संगठन धीरे धीरे ऊपर को उठता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाभिमान मोर्चे के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा कानपुर क्षेत्र में अभी अपने आप को सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से बनाए हुए हैं। यदि स्वाभिमान मोर्चा भूपेंद्र कोरंगा या उनकी सहयोगी विजया कोरंगा पर दांव खेलती है तो निश्चित रूप से जितना वोट आम आदमी पार्टी कपकोट में लाई थी उससे थोड़ा कम ही सही, और आज की तारीख में वो वोट कांग्रेस को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की जो मेहनत है वो अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल जो भी वोट आज की तारीख में काटेगा वो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएगा, और यही एक वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तराखंड क्रांति दल को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिशों में लगी हुई दिखाई देने लगी है। दगड़ियों, कपकोट में क्षेत्रवाद होता ही होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर हम पुराने चुनावों में देखें तब बागेश्वर एक तहसील हुआ करती थी और उस तहसील की एक विधानसभा होती थी, बागेश्वर विधानसभा, और वह अनारक्षित थी। शायद अनारक्षित रहते हुए का अंतिम चुनाव था। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी, जनसंघ होती थी, और कांग्रेस सभी जगह एक छत्र रूप से चुनाव जीत जाती थी। उस चुनाव में गौड़ क्षेत्र से मेहता जी हुआ करते थे, वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जनसंघ के भी अपने प्रत्याशी उस मैदान में थे, और जगन्नाथ मिश्र नाम से एक नेता हुआ करते थे जो दानपुर क्षेत्र से आते थे, वो उस मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे। और तब निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से जगन्नाथ मिश्र बहुत अधिक वोट ले गए, तो उसका कारण था बिचला तल्ला मल्ला दानपुर में क्षेत्रवाद का होना। वो अपने आदमी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इधर बलवंत सिंह बहरयाल जो पहला चुनाव हारे, उस हार की वजह क्षेत्रवाद था, क्योंकि शेर सिंह गढ़िया जो मध्यावधि चुनाव जीते थे उनका टिकट काटकर बलवंत सिंह बहरयाल को टिकट दिया गया था। इसलिए तल्ला मतलब बिचला दानपुर का वोटर ललित फरसान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के बलवंत सिंह बहरयाल के साथ। वहां क्षेत्रवाद था। ललित फरसान पिछले 2 चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं, तो उसका कारण भी क्षेत्रवाद ही था। पिछले चुनाव में सीधे सीधे
सुरेश गढ़िया की ओर से ललित फरसाण को बाहरी प्रत्याशी घोषित करने में हर तिकड़म अपनाई गई और वो सफल भी हुई। तो कपकोट में जो क्षेत्रवाद है उसको हम नकार नहीं सकते। खैर, इधर कपकोट को लेकर एक बात और कही ही जानी चाहिए कि कपकोट विकास के क्षेत्र में बहुत अधिक पिछड़ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में कपकोट की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, कपकोट विधानसभा की। और सामाजिक क्षेत्र में जिस तरीके से तमाम औद्योगिक विकृतियां प्रवेश कर रही हैं वो भी चिंता का विषय है।